ये वीडियो 15 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए है। YouTube जी मेड फॉर किड्स करने से पहले आंख और कान दोनों खोल कर देख लीजिए और सुन लीजिए। धन्यवाद। मोहन एक गरीब मजदूर था। भीषण गर्मी शुरू हो चुकी थी और गांव के गरीब परिवार सबसे ज्यादा परेशान थे। सरला, इस बार की गर्मी तो पिछले साल से भी ज्यादा लग रही है। हाँ जी, लेकिन हिम्मत मत हारिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बेटा, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। घर का खर्च बाद में भी चल जाएगा। अम्मा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर में खाना कैसे आएगा? बाबा, आज मेरे लिए आम लाओगे ना? अगले दिन मोहन काम की तलाश में बाजार पहुंचा, लेकिन हर जगह सन्नाटा था। भाई, कोई मजदूरी का काम मिलेगा क्या? नहीं मोहन, गर्मी की वजह से काम बंद पड़ा है। रामू, मेरे साथ भी यही हाल है भाई। फिर हम गरीब लोग क्या करेंगे? बस भगवान से दुआ करो। शाम को खाली हाथ लौटते समय मोहन बहुत उदास था। क्या हुआ? आज भी काम नहीं मिला? नहीं, पूरा दिन भटकता रहा। चिंता मत करो बेटा। घर में अभी 2 दिन का राशन है। हे भगवान। उसके बाद क्या होगा, यही सोचकर डर लगता है। गर्मी बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग दोपहर में घरों से निकलना बंद कर चुके थे। इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी। कुएं का पानी भी गर्म हो गया है। ऐसे में मजदूरी करना जान जोखिम में डालना है। लेकिन पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। सही कहा भाई। अगले दिन मोहन को गोदाम में सामान ढोने का काम मिल गया। मोहन, जल्दी जल्दी माल उतारो। जी मालिक, पूरी कोशिश करूंगा। धूप बहुत तेज है भाई। काम खत्म कर लें, फिर आराम करेंगे। समय बर्बाद मत करो। कई घंटे काम करने के बाद मोहन की हालत बिगड़ने लगी। मुझे चक्कर सा आ रहा है। बैठ जाओ भाई। नहीं, थोड़ा काम बाकी है। जिद मत करो। अचानक मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अरे कोई पानी लाओ। जल्दी करो, मोहन भाई की हालत खराब है। मोहन, आंखें खोलो। इनके चेहरे पर पानी डालो। भगवान इनकी रक्षा करना। 2 घंटे बाद मोहन को होश आया। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैं कहां हूं? गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे। काम पूरा हुआ क्या? तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है? घर की जिम्मेदारी मुझे चैन नहीं लेने देती। साथी मजदूर उसे घर छोड़ाए। इन्हें क्या हो गया? गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे। बेटा, अब आराम करो। आराम करने से घर नहीं चलता अम्मा। पहले आप ठीक हो जाइए। अगले दिन मोहन अस्पताल पहुंचा। शरीर में पानी की भारी कमी है। क्या मैं कल से काम पर जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। इन्हें कितने दिन आराम करना होगा? कम से कम 1 सप्ताह। डॉक्टर की बात सुनकर मोहन चिंतित हो गया।
एक हफ्ता बिना काम के कैसे रहूंगा? हम संभाल लेंगे। भरोसा है लेकिन डर भी है। डर से कुछ नहीं होगा। उसी शाम मोहन मंदिर चला गया। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। बेटा, सच्चे मन से प्रार्थना करो। मैं बहुत परेशान हूं। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। बस इतना कर दो कि घर भूखा ना सोए। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे मोहन ने एक सेठ का पर्स गिरते देखा। अरे, यह पर्स तो अभी उस सेठ जी का गिरा है। बेटा, उन्हें लौटा देना। यही करूंगा। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल। मोहन पर्स लेकर वहीं इंतजार करने लगा। पता नहीं सेठ जी कब लौटेंगे। धैर्य रखो। इसमें काफी पैसे लग रहे हैं। लालच मत करना। कभी नहीं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस आए। सेठ जी, आपका पर्स गिर गया था। अरे, तुमने खोला तो नहीं? जरूरत ही नहीं पड़ी। सेठ जी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। इसमें बहुत जरूरी कागज थे। यह आपका सामान था। ये कुछ पैसे रख लो। माफ कीजिए, मैं नहीं ले सकता। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ। आजकल काम कैसा चल रहा है? गर्मी ने सब बिगाड़ दिया। समझ गया। मेरी हवेली पर आ जाना। किस लिए सेठ जी? शायद तुम्हारे लिए एक काम हो। सच? हाँ, जरूर आना। सेठ जी ने उसे 2 दिन बाद मिलने के लिए बुलाया। मोहन खुश होकर घर लौटा। आज चेहरे पर मुस्कान क्यों है? भगवान ने शायद मेरी सुन ली। क्या हुआ बेटा? एक सेठ जी ने बुलाया है। ये बहुत अच्छी खबर है। दो दिन बाद मोहन हवेली पहुंचा। आ गए मोहन? जी सेठ जी। मुझे ईमानदार आदमी चाहिए। मैं पूरी मेहनत करूंगा। यही उम्मीद है। सेठ जी ने उसे गोदाम का हिसाब रखने का काम दिया। क्या मुझे धूप में नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, बैठकर काम करना होगा। यह तो बहुत अच्छा है। मैं तैयार हूं। मोहन ने नई नौकरी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में मोहन सबका भरोसेमंद बन गया। मोहन बहुत अच्छा काम करता है। मुझे पहले ही पता था। आप सबका धन्यवाद। मेहनत जारी रखो। जरूर। लेकिन गांव में गर्मी का संकट बढ़ता जा रहा था। कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। घरों में आग जैसी गर्मी है। इसका कोई उपाय होना चाहिए। काश कोई रास्ता मिल जाए। एक दिन मोहन नदी किनारे गया। नदी किनारे की ठंडी मिट्टी को देखकर मोहन के मन में एक नया विचार आया। यहां तो काफी ठंडक है। नदी के पास गर्मी कम लगती है। यह मिट्टी भी ठंडी है। हाँ, बिल्कुल। मुझे एक विचार आया है। यह मिट्टी कितनी ठंडी है। अगर इससे कोई घर बनाया जाए तो अंदर गर्मी कम लग सकती है। तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन ऐसा घर बनाना आसान नहीं होगा। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मुश्किल जरूर है, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। अगर कोशिश सफल हो गई तो गांव वालों की जिंदगी बदल सकती है। शाम को मोहन घर पहुंचा और अपने परिवार को अपनी योजना बताई। मिट्टी का मटके जैसा घर, ये कैसा विचार है?
सोचो, मटके का पानी हमेशा ठंडा रहता है। अगर उसी तरह का घर बने तो। भगवान मदद करेंगे। बेटा, मैंने भी सुना है कि मिट्टी गर्मी को कम करती है। बाबा, क्या हमारा घर भी ठंडा हो जाएगा? हाँ बेटा, अगर सब ठीक रहा तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अगले दिन छुट्टी के बाद मोहन नदी से मिट्टी लाने लगा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? एक नया घर बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारा पुराना घर तो ठीक है, लेकिन उसमें गर्मी बहुत लगती है। अच्छा, तो यह गर्मी से लड़ने की तैयारी है? कई दिनों तक मोहन मिट्टी इकट्ठी करता रहा और उसे तैयार करता रहा। आप सुबह नौकरी करते हैं और शाम को ये काम, थक नहीं जाते? थक जाता हूं, लेकिन गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। मैं भी आपकी मदद करूंगी। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आखिरकार मोहन ने अपने घर के पास मटके के आकार का ढांचा बनाना शुरू कर दिया। ये क्या बना रहा है? लगता है गर्मी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। हंस लो भाई, लेकिन काम पूरा होने दो। पहली बार हर चीज अजीब ही लगती है। कई दिनों की मेहनत के बाद ढांचा तैयार हो गया। सच कहूं तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अभी असली परीक्षा बाकी है। भगवान करे यह सफल हो जाए। बाबा, मैं सबसे पहले अंदर सोऊंगा। जरूर बेटा। उस रात पूरा परिवार नए मटका घर में सोया। अरे, यहाँ तो बाहर से काफी कम गर्मी लग रही है। सच में, मुझे तो बहुत राहत मिल रही है। मुझे भी अंदर की हवा ठंडी लग रही है। बाबा, आज पसीना भी नहीं आ रहा। शायद हमारा प्रयोग सफल हो रहा है। अगले दिन मोहन ने एक और उपाय किया। ये गीला कपड़ा छत पर क्यों डाल रहे हैं? मटके को भी गीले कपड़े से ढका जाता है ना, इससे मिट्टी और ठंडी रहेगी। सही कहा। अब तो घर और ठंडा हो जाएगा। दोपहर की भीषण गर्मी में भी घर के अंदर ठंडक बनी रही। मोहन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्यों नहीं, आओ। अरे वाह, यहां तो बाहर जैसी गर्मी बिल्कुल नहीं है। यही तो मैं साबित करना चाहता था। ये तो कमाल हो गया भाई। कुछ ही दिनों में मोहन के मटका घर की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, घर के अंदर सचमुच ठंडक है। अगर ऐसा है तो हमें भी ऐसा घर बनवाना चाहिए। मैंने खुद अंदर बैठकर देखा है, सचमुच बहुत आराम मिलता है। मोहन ने बहुत मेहनत की है। अगर यह गांव के काम आ जाए तो मेरी मेहनत सफल होगी। कुछ ही दिनों में मोहन के मटका घर को लोग दूर दूर से देखने आने लगे। मोहन, क्या सच में इस घर में दोपहर की गर्मी महसूस नहीं होती? गर्मी तो लगती है चाचा, लेकिन बाहर के मुकाबले बहुत कम। मिट्टी और गीले कपड़े की वजह से घर काफी ठंडा रहता है। ऐसा घर हमने कभी नहीं देखा। अगर ऐसा है तो हमारे बच्चों को भी राहत मिल सकती है। अगर आप लोग चाहें तो मैं तरीका सबको सिखा सकता हूं। मेरी पत्नी को तेज चक्कर आ रहे हैं। मेरा बेटा सुबह से बुखार और कमजोरी से परेशान है। गर्मी इस बार बहुत नुकसान करेगी। सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए।
लेकिन केवल पानी से काम नहीं चल रहा। उसी सप्ताह गर्मी का प्रकोप और बढ़ गया। कई लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के वैद्य के घर मरीजों की भीड़ लग गई। गर्मी की वजह से लोगों के शरीर में पानी की कमी हो रही है। वैद्य जी, कोई उपाय बताइए। धूप से बचो और ठंडी जगह पर आराम करो। लेकिन हमारे घर तो भट्टी जैसे तप रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। मोहन ने गांव वालों की परेशानी देखी तो उसे चिंता होने लगी। अगर लोगों को ठंडी जगह मिल जाए तो शायद उनकी हालत सुधर सकती है। क्यों ना कुछ बीमार लोगों को हमारे मटका घर में रखा जाए। हाँ, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आखिर इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। उसी दिन 2 बीमार लोगों को मोहन के घर लाया गया। मोहन, क्या मेरी पत्नी कुछ देर यहाँ आराम कर सकती है? बिल्कुल चाचा, यह घर सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है। अंदर आते ही थोड़ी राहत महसूस हो रही है। आप आराम से लेट जाइए। अगले दिन लोगों ने देखा कि बीमार महिला की हालत पहले से बेहतर थी। धीरे धीरे और लोग भी मटका घर देखने आने लगे। यह मिट्टी और पानी का कमाल है। मोहन, क्या हमारे लिए भी ऐसा घर बन सकता है? क्यों नहीं, लेकिन इसमें मेहनत लगेगी। मेहनत हम करेंगे, बस हमें तरीका बता दो। अब तो पूरा गांव तैयार है, फिर हम सब मिलकर काम शुरू करेंगे। अगले दिन गांव के कई लोग नदी किनारे मिट्टी लेने पहुंचे। भाइयों, ज्यादा गहरी खुदाई मत करना, मिट्टी अच्छी और चिकनी होनी चाहिए। इतना काम तो हमने पहले कभी नहीं किया। अच्छे परिणाम के लिए मेहनत जरूरी है। यही तो गांव की ताकत है। मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा। गांव के लोग सुबह शाम मेहनत करके मिट्टी तैयार करने लगे। कुछ लोगों ने अब भी मोहन की योजना पर भरोसा नहीं किया। कुछ ही दिनों में पहला नया मटका घर तैयार हो गया। अब गांव में गर्मी से बीमार पड़ने वालों की संख्या कम होने लगी। गांव के बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे। कुछ समय बाद आसपास के गांवों में भी इस मटका घर की चर्चा होने लगी। मोहन अब लोगों को मटका घर बनाने की ट्रेनिंग देने लगा। कुछ महीनों बाद पूरा इलाका मोहन के काम की तारीफ करने लगा। घबराइए मत, सब ठीक होगा। मिलजुल कर किया गया काम आसान हो जाता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में गुड़िया नाम की 11 साल की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। 3 दिनों तक गांव को यह एहसास ही नहीं हुआ कि कुएं पर उसकी माँ क्यों नहीं दिखी, और वह घर जो कभी आवाज़ों से भरा रहता था अचानक इतना खामोश क्यों हो गया। गुड़िया ने इन 3 दिनों में किसी से कुछ नहीं कहा। माँ, आज इतनी देर हो गई, आप सोकर क्यों नहीं उठी? हर सुबह तो आप ही मुझे जगाती हो। माँ, आंखें खोलो, लगता है माँ को कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है। आज कुएं से पानी भर के मैं ही ले आती हूँ, फिर स्कूल भी तो जाना है। पहली सुबह इतना सोचकर गुड़िया एक बाल्टी लेकर कुएं के पास चली गई। वहां पर कुछ औरतें पहले से ही पानी भर रही थीं। अरे सुनो भाभी, मेरी भी बाल्टी भर दो, मैं अभी छोटी हूँ, कुएं से पानी नहीं भर पाऊंगी। अरे गुड़िया, आज तुम पानी भरने क्यों आई हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ, वो तो अभी तक सो ही रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो असंभव है। सरस्वती तो सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी।
हर रोज, फिर वो चाहे कितनी भी बीमार क्यों ना हो। पर आज ऐसा क्या हो गया उसे जिसके कारण वो उठी ही नहीं? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जल्दी से मेरी बाल्टी भर दो, मुझे स्कूल भी जाना है। ठीक है बेटी, मैं भर देती हूँ तुम्हारी बाल्टी बिटिया। उस औरत ने की बाल्टी भर दी। उसके बाद गुड़िया पानी लेकर घर आ गई। माँ, आप तो अभी तक सो रही हो, बहुत आलसी हो गई हो आप। चलिए कोई बात नहीं, मैं अकेले ही तैयार हो जाऊंगी आज। गुड़िया अपने कमरे में गई और तैयार हो गई। लगता है माँ अभी उठेंगी नहीं। मैं स्कूल चली जाती हूँ, जब तक वापस आऊंगी तब तक तो उठ ही जाएंगी। गुड़िया फिर से अपनी माँ के पास चली गई। माँ उठी नहीं तो क्या हुआ, उन्हें तैयार कर देती हूँ, क्योंकि माँ को तो सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाने की आदत है। पहले 7 पानी से मुंह धो देती हूँ, फिर बाल बना देती हूँ और साड़ी भी बदल देती हूँ। गुड़िया ने वैसा ही किया। उसने पानी से अपनी माँ का चेहरा धोया, फिर बाल बनाए। फिर उनकी साड़ी भी बदल दी, लेकिन उसकी माँ टस से मस नहीं हुई। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, आज इतनी गहरी नींद में सो रही है कि सांस भी नहीं ले रही। कोई बात नहीं माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगी। इतना बोलकर गुड़िया ने अपना बैग उठाया, घर से बाहर गई, बाहर से ताला लगा दिया और स्कूल चली गई। स्कूल पहुंचते ही अरे गुड़िया, हर रोज तो तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल छोड़ने आती थी, फिर आज क्या हो गया? अरे शीला, मेरी माँ अभी तक सो रही है, इसलिए वह आज मेरे साथ नहीं आई है। ये कैसी अजीब बात है गुड़िया। हम सब स्कूल आ गए हैं, सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम्हारी माँ अभी तक सो रही है। अरे सो रही है तो सोने दो, तुम लोगों को क्या लेना देना। चलो क्लासरूम में चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ गांव वाले जब दोपहर के वक्त गुड़िया के घर के बाहर से निकले तो देखा उसके घर पर ताला लगा था। अरे काका, ये सरस्वती चाची कहाँ चली गई आज? वह तो हम सबको अपना परिवार मानती है और कहीं भी जाती है तो हमें बता कर जाती है। लगता है बेचारी सुबह जल्दी उठकर चली गई होंगी, इसीलिए बताने का मौका नहीं मिला होगा। इतने में वहां पर गांव की वही औरतें आ गई जो गुड़िया को थोड़ी देर पहले कुएं पर मिली थी। अरे नहीं काका, सुबह 7 बजे तो चांदनी कुएं पर पानी भरने आई थी। फिर तो सरस्वती को बताकर जाना चाहिए था। कोई बात नहीं काका, लगता है किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी। चलो हम लोग भी अपने अपने काम पर चलते हैं। इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले गए। इधर छुट्टी के बाद दोपहर को गुड़िया वापस आई। ताला खोला तो देखा फिर से उसकी माँ सो ही रही थी। माँ तो अभी तक इतनी गहरी नींद में सो रही है कि अभी तक सांस नहीं ले रही। कोई बात नहीं, मैं ही खाना बना लेती हूँ आज। फिर गुड़िया ने कपड़े बदले, चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। पहली बार मैं खाना बना रही हूँ, कितनी तकलीफ होती होगी माँ को खाना बनाने में, मुझे आज पता चल रहा है। खाना बनाकर गुड़िया अपनी माँ के पास ले आई। फिर वो पहला निवाला अपनी माँ को खिलाने लगी। माँ खाना तो खा लो, उसके बाद सो जाना। अरे मुंह तो खोलो माँ।
लेकिन उसकी माँ तो हिलने का नाम नहीं ले रही थी। उसने जबरदस्ती अपनी माँ के मुंह में खाना डाल दिया। चलो, मैं माँ को ज्यादा परेशान नहीं करती, मैं ही खा लेती हूँ। कभी तो माँ की नींद खुलेगी ही, तब मैं पेट भर के खिला दूंगी। तो गुड़िया ने खुद ही खाना खा लिया। फिर उसने होमवर्क किया। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन उसकी माँ की नींद अभी तक नहीं खुली। गुड़िया बड़ी परेशान हो गई। कल रात से लेकर आज दूसरी रात हो गई, फिर भी मेरी माँ नहीं उठी। ऐसी नींद किस काम की जिसमें इंसान सांस लेना ही भूल जाए। कोई बात नहीं, मैं भी यही माँ के पास सो जाती हूँ। तो गुड़िया अपनी माँ के पास ही सो गई। अगली सुबह फिर से उसकी माँ नहीं उठी, लेकिन फिर भी गुड़िया स्कूल जाने के लिए फिर से तैयार हो गई। आज दूसरी सुबह है, जल्दी से उठ जाओ ना, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। गुड़िया के इतना बोलने पर भी उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं माँ, आपका जब तक मन करे तब तक सोती रहो, मैं जा रही हूँ स्कूल। एक बार फिर से गुड़िया घर में ताला लगाकर स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में कुछ गांव वाले उसे मिल गए। अरे बिटिया, कल तुम्हारी माँ बिना हम लोगों को बताए कहाँ चली आई थी? कहीं नहीं काका, माँ तो घर में ही थी, मैं ही ताला लगाकर चली गई थी। दरअसल वो सो रही थी तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी भी वह सो ही रही हैं। बेटी, क्या उनकी तबीयत खराब है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। मैंने कल रात उन्हें दवाई खिलाई और वह सो गई। तब से वो उठ ही नहीं रही। कल भी मैंने उनके बाल ठीक किए थे, कपड़े बदल दिए थे, आज भी वही किया, पर वह उठी ही नहीं रही। ये कैसे हो सकता है बेटी? तुम स्कूल जाओ, मैं और मोहन जाकर तुम्हारी माँ के हालचाल ले लेते हैं। नहीं नहीं, आप लोग मेरी माँ को परेशान करने मत जाना, उन्हें सोने दो। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कोई उन्हें परेशान करे। यह सब सुनकर काका और मोहन को थोड़ा अजीब लगा। तभी मोहन ने काका से कहा, काका, गुड़िया को स्कूल जाने दो, हम लोग खेतों में काम करने चलते हैं। ठीक है बिटिया, तुम स्कूल जाओ, हम तुम्हारी माँ को परेशान नहीं करेंगे। गुड़िया खुशी खुशी स्कूल के लिए चली गई। तभी मोहन ने काका से कहा, काका, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो एक बार सरस्वती बहन को देख ही लेते हैं। हाँ मोहन बेटा, गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है, चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग गुड़िया के घर पहुंचे तो देखा बाहर ताला लगा हुआ था। काका, एल गुड़िया तो फिर से ताला लगाकर चली गई और बाहर से अंदर का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। बेटा, किसी के घर का ताला तो तोड़ नहीं सकते, चलो चलते हैं। लगता है सरस्वती बहन दवा खाकर सो ही रही होंगी, हम लोग फालतू में ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है आप सही कह रहे हो काका, चलो चलते हैं यहाँ से। तो इस तरह तीसरे दिन भी गुड़िया ने यही किया। उसकी माँ की आंख ही नहीं खुली। लेकिन चौथी रात चांदनी के घर से बदबू आने लगी। तब पूरा गांव उसके घर इकट्ठा हो गया। तो देखा उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। गुड़िया, इसका मतलब तुम्हारी माँ 3 दिन पहले ही यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी और तुमने हमें आज तक नहीं बताया। उनके मृत शरीर को अपने घर में छुपा कर रखी हुई हो। नहीं,
मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस सो रही हैं। उन्हें परेशान मत करो, जाओ आप लोग। गुड़िया बिटिया को बहुत बड़ा सदमा लग गया है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रही थीं। मोहन बेटा, तुम उठाओ जल्दी से सरस्वती बहन को, चलो अंतिम संस्कार करने चलते हैं। नहीं, मेरी माँ को लेकर कहीं मत जाओ, वो सो रही है, सोने दो इन्हें। काका गुड़िया यह मानने को तैयार ही नहीं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। चलो इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, तभी गुड़िया को विश्वास होगा और गुड़िया का रोना भी जरूरी है, वरना सदमे से यह पागल भी हो सकती है। ये आप लोग कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मेरी माँ सो रही है। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती काका। मोहन बेटा, तुम उठाओ जल्दी से सरस्वती बहन को, चलो अंतिम संस्कार करने चलते हैं। गुड़िया चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गांव वाले नहीं माने और उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद चांदनी जोर जोर से रोने लगी। इसका मतलब मैं अनाथ हो गई। इससे तो अच्छा आप लोग मेरी माँ का अंतिम संस्कार ही नहीं करते। कम से कम वो मेरे सामने तो रहती। नहीं गुड़िया बेटी, ऐसा नहीं होता। मरने के बाद इंसान का शरीर सड़ने लगता है। तुम ज्यादा दिन तक उन्हें नहीं रख सकती थी। यकीन करो, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। और हाँ, तुम अनाथ हो चुकी हो। अनाथ बेटी, तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो तो उनके यहाँ चली जाना, क्योंकि यहाँ तो तुम अकेली पड़ गई हो। किसके सहारे रहोगी? हाँ गुड़िया, काका की बात मान लो, अब तुम अनाथ हो चुकी हो। गांव वालों की बातें सुनकर गुड़िया बिलक बिलक कर रोने लगी। खैर, गांव वाले तो दिलासा देकर वहां से चले गए, लेकिन अब गुड़िया अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। मैं अनाथ हो चुकी हूँ। ऐसा करती हूँ, मामी के घर चली जाती हूँ, बाकी की जिंदगी उन्हीं के साथ बिताऊंगी। गुड़िया ने तुरंत अपने घर में ताला लगाया और किसी दूसरे गांव में अपनी मामी के घर चली गई। मामी, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मुझे अपने घर में रख लीजिए। मैं अनाथ हो चुकी हूँ। अरे अनाथ हो चुकी हो तो मैं क्या करूं? इस दुनिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं। मेरे खुद के भी 3 बच्चे हैं। तुम्हें मैं कैसे पाल सकती हूँ? तुम्हारी माँ तो कुछ जमीन जायदाद भी छोड़कर नहीं गई कि हमें तुम्हें पालने का कोई फायदा मिल सके। चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। ऐसा मत बोलिए मामी, अब तो मेरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में। जब आप ही ऐसी बात करोगी तो बाकी लोग मेरी मदद कैसे करेंगे? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। चल भाग जा यहाँ से, दोबारा इस गांव में दिखाई भी मत देना, और मुझे मामी तो बिल्कुल मत बुलाना। मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, तेरी माँ के साथ ये रिश्ता। इतना बोलकर उसकी मामी ने उसे घर से भगा दिया। गुड़िया बेचारी रोते रोते वहां से निकल गई। अब मैं किससे मदद मांगू? ऐसा करती हूँ, थोड़ी दूर पर मेरे चाचा रहते हैं, वहीं चली जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। यही सब सोचते सोचते गुड़िया अपने किसी चाचा के घर चली गई और उनसे भी मदद मांगने लगी, लेकिन चाचा तो उसकी मामी से भी 4 कदम आगे निकले। चाचा, आप मेरे पिताजी के छोटे भाई हो, भूल गए क्या? मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अब आप ही मेरा सहारा हो। देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें पागल खाने छोड़कर आता हूँ। नहीं चाचा, मैं पागल नहीं हूँ।
लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, जो आप मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे मैं अभी धक्के मारकर इस गांव से बेदखल करता हूं, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। पता नहीं कहां से चली आई पागल लड़की। तो इस तरह उसके चाचा ने भी उसे वहां से भगा दिया। अब धीरे धीरे रात हो गई, इसलिए गुड़िया अपने गांव वापस आ गई, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंची। मेरा घर तो मुझे काटने को दौड़ता है। वहां पर मेरे माँ बाप की यादें हैं। मैं वहां कैसे जाऊं? मैं घर नहीं जाऊंगी। फिर गुड़िया थोड़ा और आगे बढ़ती है, तभी उसे दूर कहीं एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर गुड़िया रुक जाती है और कहने लगती है, हाँ, ये सही रहेगा। अब मैं उस मंदिर में ही रहूंगी। भगवान तो मेरी मदद जरूर करेगा। लेकिन जैसे ही मंदिर के पास गई तो वहां के पंडित उसे भगाने लगे। ओए लड़की, तू एक अनाथ है। तू इस मंदिर को अपवित्र कर रही है। चल भाग जा यहाँ से, वरना तुझे ऐसा दंड दूंगा कि तू बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। पंडित जी, अनाथ होने से मैं अपवित्र कैसे हो गई? मैं जानबूझकर तो अनाथ नहीं हुई ना। मेरे रिश्तेदार मेरी मदद नहीं कर रहे, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। कम से कम मुझे यहाँ मंदिर में रहने दीजिए। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना अगर मैंने गांव वालों को बोल दिया तो वह लोग तुझे मार मार कर इस गांव से भी बेदखल कर देंगे। चल भाग यहाँ से। मुझे पूरा मंदिर गंगा जल से धोना पड़ेगा अब। तो इस तरह पंडित जी ने भी गुड़िया को वहां से भगा दिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे अपने ही घर जाना पड़ेगा, जहां मेरे माँ बाप की यादें हैं। यही सब सोचते सोचते चांदनी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही फिर से उसे रोना आ गया। हे भगवान, कोई मेरी मदद तो कर नहीं रहा। बस आप मेरी छोटी सी मदद कर देना। जो आपने मेरी माँ के साथ किया, वही मेरे साथ भी करना। मैं सोने जा रही हूँ। आशीर्वाद देना कि मैं भी अपनी माँ की तरह फिर कभी ना उठूं। माँ की तरह गांव वाले मेरा भी अंतिम संस्कार तो कर ही देंगे, अगर बदबू आने लगेगी तो। इतना बोलकर गुड़िया चुपचाप वहीं जमीन पर बिना खाए पिए ही सो गई। लेकिन सुबह उसकी जल्द ही आंख खुल गई। भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी माँ की आंख तो सुबह नहीं खुली थी। मेरी आंख कैसे खुल गई? क्या अब आप भी मेरी मदद नहीं करोगे? मुझे नहीं रहना अनाथ बनकर इस दुनिया में। तभी गांव की वही औरत गुड़िया के लिए खाना लेकर आ गई। बिटिया, कल तुम कहाँ थी दिन भर? मैंने तुमको कितना ढूंढा, पर तुम कहीं मिली ही नहीं। भाभी, मैं अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने गई थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी ने मुझे अपने साथ नहीं रखा। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी ने भी मुझे मंदिर में नहीं रहने दिया, क्योंकि यह घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। इसलिए मैं कल देर रात वापस इस घर में आ गई। गुड़िया, तुम यहाँ की परंपराओं को तो जानती ही हो। लोग यहाँ अनाथ को अछूत मानते हैं, अपवित्र मानते हैं। कोई भी किसी अनाथ को रखना नहीं चाहेगा। लोगों के पास वैसे ही इतनी समस्याएं हैं, किसी दूसरे की जिम्मेदारी भला कोई क्यों संभालेगा? यह लो, तुम खाना खा लो। कल से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। ऐसे भूखे रहने से क्या हो जाएगा बेटी? तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम जिंदगी जियोगी और उनके सपने पूरे करोगी। तुम्हारी माँ का सपना था ना कि तुम पढ़ लिख कर खूब नाम रोशन करो। तो क्या तुम एक अच्छी बेटी होने का फर्ज नहीं निभाओगी? क्या तुम अपने माँ बाप का सपना नहीं पूरा करोगी? उस औरत की बातें सुनकर गुड़िया की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। भाभी, आपकी बातों ने मुझे हौसला दिया है।
आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर खूब नाम रोशन करूं, और मैं ये जरूर करूंगी। तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना लिखना पड़ेगा। पढ़ने लिखने के लिए तुम्हारा स्वस्थ रहना भी जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें खाना खाना बहुत जरूरी है। तो अब खाना खा लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। वो औरत गुड़िया को खाना खिलाने जा ही रही थी कि तभी गांव वाले वहां पर आ गए। सब के सब बहुत गुस्से में थे उस औरत की यह हरकत देखकर। कविता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इस गांव की परंपरा भूल गई क्या? अनाथों के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना पूरा गांव इससे दूषित हो जाएगा। हमें भी गुड़िया के साथ लगाव है, उसके लिए बुरा लगा, लेकिन हम अपनी परंपराओं को तो नहीं तोड़ सकते ना। इतना बोलकर मोहन ने खाने की थाली उठाई और घर के बाहर फेंक दी। यह आप लोग क्या कर रहे हैं? आज के जमाने में भी आप लोग ऐसे फालतू की परंपराओं का पालन करते हैं। किसी अनाथ को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। तुम पहले गंगा नदी में जाकर नहा कर आओ, क्योंकि तुमने एक अनाथ को छुआ है। उसके बाद ही इस गांव में कदम रखना। हम लोग भी गंगा नदी में डुबकी लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक अनाथ के घर में कदम रखा है। चलो गांव वालों, अगर यह औरत दोबारा इस अनाथ के आसपास भी दिखाई दे तो इसे जूतों की माला पहनाकर इस गांव से बेदखल कर देना। इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले गए। तभी गुड़िया उसी औरत से बोली, भाभी, आप यहाँ से चली जाओ और कभी मेरे पास मत आना, वरना मेरी वजह से आपको यह गांव वाले बेइज्जत करेंगे। एक अनाथ की किस्मत तो ऐसी ही होती है, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो तो हो ही जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए गुड़िया, तुम अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना। मेरी इतनी सी बात मान लेना। अभी मैं जाती हूँ, वरना अगर गांव वालों ने मुझे बेदखल कर दिया तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी इस बात से कष्ट होने लगेगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे परिवार को कष्ट हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना। हाँ, मैं समझ सकती हूँ भाभी। अभी आप यहाँ से चली जाइए, वरना दोबारा गांव वाले आ जाएंगे। फिर वो औरत वहां से चली गई। अब मेरी मदद कोई नहीं करेगा, भगवान भी नहीं। अगर भगवान को मेरी मदद करनी होती तो कब की कर चुके होते। सिर्फ भाभी ने मेरी मदद की। अब मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। अब उस घर में केवल अकेली रह गई थी। गुड़िया ने चूल्हा जलाया, अपने लिए खाना बनाया और अकेले ही बैठकर खाने लगी। लेकिन खाना खाते वक्त उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। हर रोज आप मेरे लिए स्कूल जाते वक्त खाना बनाती थी और अपने हाथों से मुझे खिलाती भी थी। आज पहला ऐसा दिन है कि आप मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपके सपने जरूर पूरे करूंगी। खाना पीना खाकर गुड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। घर में ताला लगाया और स्कूल की ओर चल दी। कुछ ही समय में स्कूल पहुंच गई, लेकिन स्कूल के गेट पर पहुंचते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे रोक लिया। रुक जाओ गुड़िया, अब तुम हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती, वरना सरपंच साहब हमारा स्कूल बंद करवा देंगे। लेकिन क्यों मास्टर जी? ये स्कूल तो सरकारी है, यहाँ तो कोई फीस भी नहीं लगती। बात फीस की नहीं है, तुम अनाथ हो चुकी हो। इस गांव की परंपरा तो तुम जानती ही हो। लोग अनाथ बच्चों से दूर भागते हैं। उनका मानना है कि अनाथ लोग अपशगुनी होते हैं। अगर सरपंच साहब को पता चल गया कि सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो वह यह स्कूल बंद करवा देंगे। बड़ी मुश्किल से तो हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल खुल पाया था। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से गांव के सारे बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाए? प्रिंसिपल की बातें सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं मास्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मेरी वजह से सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई बंद हो। मैं जा रही हूँ, नहीं आऊंगी आज के बाद स्कूल। इतना कहकर गुड़िया अपने घर की ओर वापस चलती। माफ करना माँ,
मैं आपका कोई सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। अब आपकी अनाथ बेटी की किस्मत आपके जाते ही बर्बाद हो चुकी है। मैं इस गांव की नदी में जाकर छलांग लगा देती हूँ, फिर सीधा आपके पास ही आ जाऊंगी। यही सब सोचते सोचते गुड़िया अपने गांव पहुंच गई तो उसने देखा गांव के बीचों बीच एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। गुड़िया भागकर उस आदमी के पास चली गई। अरे उठो उठो भैया, कौन है आप? अरे उठ जाइए, इनकी सांस तो चल रही है। गुड़िया को उस आदमी के पास बैठा देखकर काका गुड़िया से कहने लगे, गुड़िया चुपचाप अपने घर जाओ। पता नहीं कौन अनजान आदमी पीकर कल से यहाँ पड़ा हुआ है। आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी दया नाम की चीज नहीं है क्या? एक आदमी बेहोश पड़ा है, आप लोगों को तो उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे नशेड़ियों की हम मदद नहीं करते। चलो काका। इन भैया को होश मिलाना पड़ेगा। कहीं से पानी लेकर आती हूँ। गुड़िया कहीं से पानी लेकर आई और उस आदमी के मुंह पर डाला, तब जाकर उसे होश आया। कौन हो तुम बहन? मैं कहाँ हूँ? भैया, आप यहीं पर बेहोश पड़े हुए थे। गांव वालों ने बताया कि कल से आप यहीं बेहोश पड़े हुए हैं। कौन हैं आप? कहाँ से आए हैं? बहन, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं उदयपुर शहर का एक बहुत बड़ा वकील हूँ। पास वाले गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलकर मैं वापस लौट रहा था। पता नहीं कैसे मैं यहाँ बेहोश हो गया रात में। मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लगी है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। गुड़िया उस आदमी को लेकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में चली गई। फिर उसने उसे खाना भी खिलाया। बहन, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। इतनी छोटी सी उम्र में तुम यहाँ अकेले रहती हो क्या? भैया, मैं अनाथ हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी माँ चल बसी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, कोई मेरे आसपास भी नहीं भटकता। स्कूल वालों ने भी मुझे आने से मना कर दिया है। मैं तो मरने जा रही थी, पर रास्ते में आप मिल गए। आज भी यहाँ पर इस तरह की बेकार मानसिकता के लोग रहते हैं। तुम मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो बहन। सब कुछ शुरू से मुझे अपने बारे में और इस गांव के बारे में बताओ। गुड़िया ने अपनी जिंदगी की और अपने गांव की पूरी कहानी उस वकील को बता दी। तुम चिंता मत करो बहन, मुझे अपना बड़ा भाई समझो। मेरा नाम विक्रम है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा अब। तुमने मुझे भैया कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी कोई सगी बहन नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और वह भी इसी गांव में रहकर। मैं भी देखता हूं कौन मेरा क्या कर लेता है। भैया, आप मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम मत लीजिए। गांव वालों को आप जानते नहीं हैं। यह लोग जूते की माला पहनाकर मार मार कर इस गांव से निकाल देंगे आपको। ऐसे कैसे कर देंगे? तुम्हारे गांव वाले अभी मुझे नहीं जानते, और मैं सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस गांव के और आसपास के जितने गांव हैं उन सब की मदद कर रहा हूं। तुम्हारे जरिए लोगों के अंदर से एक घटिया मानसिकता निकल जाएगी। क्या तुम यह नहीं चाहती? भैया, मेरा तो मकसद ही था कि मैं बड़ी होकर इस गांव की मानसिकता पूरी तरह से बदल डालूं। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। गांव वाले बहुत खतरनाक हैं। जब भी आपसे बात करेंगे आपको लगेगा ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं, पर वैसे है नहीं। तुम अब सारी चिंता छोड़ दो। मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। कल सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चलना। देखता हूँ कौन रोकता है। लेकिन गुड़िया के घर से निकलते हुए गांव वालों ने उसे देख लिया, इसलिए उसे रास्ते में ही रोक लिया उन लोगों ने। देखो शहरी बाबू, जिस लड़की के घर से तुम आए हो वो एक अनाथ है। अब दोबारा उससे कभी मत मिलना, वरना गांव वाले तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। विक्रम ने मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब दिया। काका, अब वो अनाथ नहीं है, वो मेरी मुंह बोली बहन बन चुकी है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मैं उसी के साथ इसी गांव में रहूंगा। देखता हूं कौन मेरा क्या कर लेता है। इतना बोलकर विक्रम वहां से चला गया। गांव वाले उसकी बात सुनकर दंग रह गए। काका, यह आदमी तो बहुत अकड़ रहा था। लगता है सरपंच साहब से इसकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। सही कह रहे हो मोहन, चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ अपने घर में गुड़िया बहुत खुश थी।
मुझे पता है जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तब आपने ही मेरी मदद की होगी। विक्रम भैया को मेरी मदद करने के लिए आपने ही भेजा है, मुझे अच्छी तरह से पता है। खैर शाम को विक्रम घर वापस आ गया। गुड़िया ने खाना बनाया और दोनों एक साथ बैठकर खाने लगे। बहन, तुम आज के बाद अपने आप को अनाथ मत समझना। कल तैयार हो जाना, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने चलूंगा। ठीक है भैया, अब आप आ गए हैं तो मेरे अंदर से सारा डर खत्म हो गया है।